Assalamu alaikum, dear students. Today this is the first lecture of food chemistry. It is 330 course and you are going to study in your 6th semester as a major course. Being a student of food science and technology, the importance of food chemistry is quite understood. Here you can see on the slide that I'm going to tell you about food and its components and what are the chemical constituents and what are the behaviors of those chemical constituents under different conditions. Okay, food, any substance that when ingested usually will supply to the body one of the following. जब भी कोई वो सब्सटेंस जो इंजेस्ट किया जाता है वो हमारी बॉडी को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है. मटेरियल्स फ्रॉम विच बॉडी कैन प्रोड्यूस मूवमेंट, हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी को ईंधन फराहम करता है चलने फिरने, सांस लेने के लिए, मूवमेंट्स के लिए. दूसरी चीज़, हमारी बॉडी जो है वो एक जानदार चीज़ है, इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है. तीसरी चीज़ जो है हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को, एक तो है कि हमें एनर्जी चाहिए खाने पीने, चलने फिरने, डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए. दूसरे, हमें ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन के लिए मटेरियल चाहिए. तीसरा, इन दोनों प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए लिक्विड सब्सटेंसेस चाहिए. ऐसे सब्सटेंसेस जो इन दोनों प्रोसेसेस को रेगुलेट करें, ना वो ग्रोथ और रिपेयर और रीजनरेशन करें, बट दे रेगुलेट द ग्रोथ, रिपेयर. मतलब वो बेसिकली दे डोंट टेक पार्ट इन ग्रोथ, इन एनर्जी, इन रिपेयर, रीजनरेशन, प्रोडक्शन, बट दे, ये सारे प्रोसेसेस उसके बिना हो नहीं सकते. ठीक है, रेगुलेशन में. Food chemistry basically study of the chemistry of foods, their deterioration and the principles underlying the improvement of foods for the consuming public. पब्लिक को जो चीज़ें चाहिए कंज्यूम करने के लिए, उनकी स्टडी, केमिस्ट्री, देयर बिहेवियर. इट्स द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस फॉर द पर्पसेस ऑफ obtaining a safe, economical and aesthetically pleasing supply of food for people worldwide. बेसिकली तो केमिस्ट्री चेंज होती है ना फूड कमोडिटीज़ की, जब उसके अंदर कोई भी माइक्रोब जो है वो जाता है, वो क्या करता है, वो स्पॉइलेज कैसे प्रोड्यूस करता है, वो वहाँ के कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, कुछ उनको यूटिलाइज करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है वो इनएडिबल कर देता है. तो बेसिकली केमिस्ट्री चेंज होती है न्यूट्रिएंट्स की जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है. इसी तरह हम केमिस्ट्री को चेंज करते हुए, जैसे ड्यूरिंग कुकिंग जो है वो मीट जो है वो उसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है, उसका टेक्सचर, उसकी टेंडरनेस, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. इसी तरह जब अब मिल्क जो है, एक रॉ मिल्क है उसका टेस्ट, और एक प्रोसेस्ड मिल्क या पेस्चराइज्ड मिल्क है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है. जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है. तो बेसिकली फूड केमिस्ट्री इज़ द बेसिक science in food science. Constituents of food. Food generally are made up of biochemicals mainly derived from living sources such as plants and animals, right? Plants, animals, and third one we can also say microorganism. But वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड, प्लांट और एनिमल सोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए ही ऑल्टर करते हैं food products. So general composition of a food as well as the way in which the components are organized give a food its individual characteristics. किसी भी फूड की जो जनरल कॉम्पोजिशन है और वो कॉम्पोजिशन फूड के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज है. फॉर एग्जांपल, हम मीट की बात करते हैं. मीट में जो है वो
प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, बट प्रोटीन्स जो हैं उसके लेयर, प्रोटीन की जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर लेयर्ड बिटवीन, दे आर बेसिकली लेयर्ड एंड सैंड, फैट लेयर इज डिपॉजिटेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्रोटीन। तो वो इसकी एक स्पेसिफिक जो है वो करेक्टराइजेशन देती है किसी भी फूड को। इसी तरह से जो है हम बात करते हैं मिल्क की, बेसिकली उसमें 80% वाटर है, ठीक है। वो 80% वाटर मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट है वो उसको लिक्विड करेक्टरिस्टिक्स देता है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, उनके जो जनरल कंपोजिशन, मतलब उसमें प्लांट्स और वेजीज में ज़्यादातर हम फाइबर्स की बात करते हैं कि वो होते हैं, वो उनको एक स्पेसिफिक देते हैं। इसी तरह बात शेप देते हैं, इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो कोई भी फूड जो है वो वेदर इट इज़ मोर प्रोन टू स्पॉइलेज और इट इज़ मोर स्टेबल। लाइक अगर वाटर कंटेंट्स किसी भी फूड के ज़्यादा हैं तो उस वो स्पॉइलेज के लिए ज़्यादा प्रोन होगा। जैसे कि बात करते हैं हम मिल्क की, ठीक है, मिल्क की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। इसी तरह से होल, फॉर एग्जांपल द होल मिल्क एंड फ्रेश एप्पल्स हैव अबाउट द सेम वाटर कंटेंट बट वन इज सॉलिड एंड द अदर इज फ्लूइड बिकॉज ऑफ द वे द कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड। बड़ी सिंपल, मतलब दोनों के अंदर जो है वो इवन आप उसके अंदर देखें, किसी में बाउंड वाटर है, किसी में फ्री वाटर है। खैर ये तो आगे आ जाएगा, हम बताते हैं आपको कि ये बेसिकली इसका क्या मतलब है कि द जनरल कंपोजिशन ऑफ फूड एज वेल एज द वे इन विच द कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड गिव अ फूड इट्स इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स। आगे उसकी एग्जांपल है कि होल मिल्क और फ्रेश एप्पल जो हैं ये दोनों में सेम वाटर कंटेंट है, लेकिन एक सॉलिड है एक फ्लूइड है। तो ये बिकॉज ऑफ द वे द कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन दैट वाटर जो है मिल्क में वो फ्री फॉर्म में है, जबकि एप्पल के अंदर वो फिजिकली बाउंडेड वाटर है उसके अंदर ज़्यादा। Next, all foods contain one or more of the following major constituents. All foods. Water itself is a food. Food, it's a nutrient हम कहते हैं इसको because it's a major content of our body. Carbohydrates, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो आप यही कह सकते हैं, स्टार्चेज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अदरवाइज दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद अदर न्यूट्रिएंट्स। लिपिड्स जो हैं, आप अगर बिल्कुल 100% प्योर ऑयल लेते हैं तो दैट इज़ फैट दी ओनली, मतलब अकेला भी मौजूद है। इसी तरह प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल में मेनली जो है हमारे पास आ जाती हैं मिनरल्स, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस जिसमें पिगमेंट्स, फ्लेवर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, टॉक्सिकेंट्स, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस। बेसिकली कोई भी फूड कमोडिटी जो है वो इन सातों में से जो है वो सातों का मिक्सचर होगी, तीन का मिक्सचर होगी, चार का मिक्सचर होगी, मेनली इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर फूड कमोडिटीज़ बनी होती हैं। Water, carbohydrate, lipids, and proteins are found in large quantities, and the other three vitamins in organic material and other constituent in trace amount. Therefore, water, carbohydrate, lipids, and proteins are called as macronutrients, while vitamins, minerals, and other constituents are called as micronutrients. Right? Next, water. Water ever present and one of the most important constituent. It is the largest constituent of the human body. देखो बच्चों, जो चीज़ ह्यूमन बॉडी में जितनी क्वांटिटी में मौजूद है उतनी ही क्वांटिटी में हमें बाहर से रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। वाटर लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है और हमें इनटेक में भी वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। मोर देन 60% ऑफ एन एडल्ट मैन इज़ वाटर, while women contain 45 to 55% वाटर। एक्चुअली वाटर और जो फैट की रेशो है ये वेरी करती है। मैन जो होते हैं यानी मेल्स होते हैं उनमें फैट कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन। इसी तरह से जो एडल्ट मैन है उनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी वाटर एंड फैट हैव इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर किसी की बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा हैं तो इट मीन्स के दे विल हैव लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, इन देयर मेक।
Okay, most of the water is held inside the cell as intracellular fluid, while the rest, about 45%, is contained in the extracellular fluid. About 75% water is in bloodstream that forms part of the extracellular fluid. Extracellular fluid जो है वो 45% है. इंट्रासेलुलर जो कि सेल के अंदर मौजूद है, हमारी बॉडी का हर सेल जो है उसके अंदर 55% वाटर जो है वो मौजूद है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो दैट इज़ 45%, जिसमें हमारा 7.5% वाटर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में भी आ जाता है. केमिकली, केमिकल नेचर ऑफ वाटर में हमारे पास जो है वो दो, एक ऑक्सीजन होती है, दो हाइड्रोजन होते हैं जो कि इस तरह से अटैच होते हैं. वाई दिस शेप, वाई दिस शेप, वाई नॉट एच हेयर हेयर एंड, मतलब स्ट्रेट 180 के एंगल पे क्यों नहीं है, ये इस तरह की शेप वाटर की क्यों है. लेट मी एक्सप्लेन. वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. दिस, ये जिस भी बच्चे के जहन में ये सवाल आता है ना कि ये मिकी जैसे कार्टून्स जो हैं ये हाइड्रोजन के हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐसे क्यों है, वाई दिस शेप, वाई दिस एंगल, क्यों. दिस इज़ द रीज़न ऑफ वाटर्स यूनिक प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से वाटर को हम कहते हैं कि इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, वो जिस सिर्फ इस एंगल की वजह से है. Hydrogen atoms are attached to one side of the oxygen atom, resulting in a water molecule having a positive charge on the side where the hydrogen atoms are, and a negative charge on the other side where the oxygen atom is. अब क्या होता है, जब इस तरह से हाइड्रोजन अटैच होती है तो इस वाली साइड पे अगर तो इधर होता, एक पॉजिटिव इधर होता, एक इधर होता, एक नेगेटिव इधर होता, तो ये बैलेंस हो जाता. ठीक है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता. उसकी इस वजह से ये होता है कि ये एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ जाते हैं और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक साइड पे हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की, इट हैज़ द एबिलिटी टू, ये जो ज़्यादा दूसरे मॉलिक्यूल का ज़्यादा वाला हिस्सा होगा ना हाइड्रोजन वाला, तो ये उसके साथ अट्रैक्ट होगा, और ये एक जो है वो वंडरवाल फोर्सेस जिसे बोलते हैं, एक फॉल्स सी, एक ब्रिज जो है ये कनेक्शन प्रोड्यूस कर देगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट. Hydrogen atoms are attached to one side of the oxygen atom, resulting in a water molecule having a positive charge on the other side where the hydrogen atoms are, and a negative charge on the other atom where the oxygen atom is. Since opposite electrical charges attract, water molecules tend to attract each other, making water kind of sticky. क्या होता है कि यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, अब उसके जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जो है वो अटैच होने की कोशिश करेंगे, मतलब एक लूज सी ना बॉन्डिंग अट्रैक्शन जो है वो इसके करीब करीब रहने की कोशिश करेंगे ड्यू टू दैट अट्रैक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जिसकी वजह से वाटर की वो क्या बोला है, स्टिकी स्टिकी सी जो है वो नेचर बन जाएगी. अब क्या होगा, द साइड विद द हाइड्रोजन एटम्स पॉजिटिव अट्रैक्ट्स द ऑक्सीजन साइड ऑफ अ डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सेम मॉलिक्यूल तो वो आपस में कोवलेंट फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्डिंग से ये अटैच हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग से अटैच हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक और मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर का प्रेजेंट हो, वो उसके साथ एक ब्रिज सा क्रिएट करेंगी, अट्रैक्ट होएंगी, और एक जो है वो all these water molecules attracting each other means they tend to clump together. This is why water drops are in fact drops. क्यों, जब वाटर मॉलिक्यूल कोई भी गिरता है, वाई इट गेट अ राउंड शेप. ठीक है, क्योंकि इनकी इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो आपस में क्लम्प होने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है. जब किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स के जो है वो आपस में अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है, तो वो आपस में क्लिंगी, जब आप ड्रॉप को फेंकते हैं तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है, कोई भी वाटर का ड्रॉप गिरता है अगेंस्ट ग्रेविटी, वो आपस में एक दूसरे को संभालते हैं, संभाल के तो उसकी जो सरफेस होती है वाटर की, उसकी टेंशन बढ़ जाती है, इसीलिए दैट गेट्स अ राउंड शेप, drops. What is called the universal solvent because it dissolves more substances than any other liquid.
Wherever water goes, either through the ground or through any our bodies, it takes along valuable chemicals, minerals and nutrients. Because of this unique property of universal solvent, कि जहाँ भी जाएगा इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई केमिकल कुछ ना कुछ होगा, अदर देन कि हमें इसको थ्रू डिस्टिलेशन बिल्कुल प्योरीफाई करना पड़े. Water molecule dissociates to yield hydrogen uh, and hydroxyl ion, hydronium ion and hydroxyl ion. Hence, it is a proton donor as well as a proton acceptor, and it's is neutral. एक इसका मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. एक ये OH देकर जो है ये जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाता है, और एक प्रोटॉन इसके पास है तो ये प्रोटॉन डोनर. When an acid is added to water, it increases the proton donors and makes the water acidic. When you add an alkali, it increases the proton acceptors and it becomes alkali. Pure water has a neutral pH of 7, which is neither acidic nor basic. Again, a unique property. As foods contain numerous compounds in their water content, therefore have a pH below than 7. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स ही होते हैं, इसलिए इसके पीएच जो है नॉर्मली फूड्स की ज़्यादातर पीएच majority in fact हम इसमें कुछ एक्सेप्शन द वेयर द फूड कंटेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कली वहाँ पर हम कह सकते हैं, अदरवाइज majority जो है वो फूड्स हैं दे आर दे हैव पीएच बिलो 7. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वाटर इज़ यूनिक इन दैट इट इज़ द ओनली नेचुरल सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स. ठीक है, सिर्फ एक वो नेचुरल सब्सटेंस है जो एक वक्त में तीनों स्टेट्स के अंदर आ सकता है, लिक्विड सॉलिड गैस एट द टेम्परेचर नॉर्मली फाउंड ऑन अर्थ. राइट, water freezes at 0 degree centigrade, boils at 212 degree Fahrenheit at sea level. बट जो अगर सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो जो है वो एयर प्रेशर की वजह से, वेपर प्रेशर की वजह से ऑफ कोर्स इसकी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी. इनफैक्ट वाटर फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर द बेस लाइन्स विद दिस टेम्परेचर इज़ मैयर्ड. हम टेम्परेचर जो मैयर करते हैं कहीं का भी, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ही बेस लाइन बनाते हैं, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग. 0 degree centigrade on the Celsius scale is water's freezing point and 100 is water's boiling point. Water is unusual in that the solid form ice is less. अच्छा, ये बड़ा unusual है. Mostly जैसे जैसे चीज़ों को solid form में आती जाती है उनकी density बढ़ती जाती है, लेकिन आइस की डेंसिटी जो है अगेन अ यूनिवर्सल अगेन यूनिक प्रॉपर्टी है कि जब जो आइस होती है आपने देखा होगा पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है. इट मीन्स इट्स लेस डेंसर. हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो ऊपर तैरने लग जाएगी. तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ठीक है. इसी तरह से बर्फ़ की डेंसिटी जो है यानी आइस की डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर. अब ये अल्लाह ताला ने वाटर की ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ है ये उसी एंगल की वजह से उसी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि जैसे जैसे ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंस, जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगी ज़ीरो की तरफ इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज इट स्टार्ट टू ये फैलना शुरू हो जाती है. फैल वही चीज़ ना जो जिस चीज़ का वॉल्यूम वेट ओवर वॉल्यूम को बोलते हैं ना डेंसिटी. तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वेट जो है कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी. तो दिस इज़ ड्यू. अब ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ है इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो फ़िश है वो इन उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और वाटर फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है, वहाँ पर जो है बर्फ़ फ्रीज़ होके नीचे वाले ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं और नीचे वाले पानी को एज अ इंसुलेशन जो है वो बिहेव करती है. और नीचे जानवर जो हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, वो फ्रोज़न आइस में तो नहीं ना रह सकते. ओके, which is why ice floats. Water has a high specific heat index. ठीक है, it can absorb a lot of heat before it begins to get hot. पानी को मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा ये हीट अब्जॉर्ब करता है फिर कहीं जाके बॉयल होता है. द हाई स्पेसिफिक हीट इंडेक्स ऑफ वाटर ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट द रेट एट विच एयर चेंजेस टेम्परेचर, विच इज़ वाई द टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन सीजन्स इज़ ग्रेजुअल रादर देन सडन. पानी क्योंकि हवा में मौजूद रहता है इसलिए सडन चेंजेस नहीं होती, क्योंकि जो ह्यूमिड एयर होती है ना, एयर कंटेन वाटर, उसके अंदर जो है अगर तो सडन चेंजेस हो फिर तो हर वक्त आंधियाँ चलती रहें. अगर पानी हवा में मौजूद ना हो तो हर वक्त आंधियाँ चलती रहें ड्यू टू चेंजिंग, क्योंकि हवा जो है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है. दिस द ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द एयर वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने देते हैं टेम्परेचर्स को.
और ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर्स को, जिसकी वजह से जो है वो हमारे मोतदिल रहता है टेम्परेचर। ओके, वाटर हैज़ अ वेरी हाई सरफेस टेंशन। ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टिकी इलास्टिक इसकी जो वंडर इंट्रामोलेकुलर वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से ये जो है वो इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी एक्शन विच अलाउज वाटर एंड इट्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस टू मूव थ्रू द टाइनी ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो डेंसिटी होती है इसकी जो है वो है 1 ग्राम, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की डेंसिटी जो है 0.95865 जो कि मैक्सिमम है। फंक्शंस ऑफ वाटर। Water is required in the bodies to perform the following function. Used as a building material in every cell, fatty tissues contain 20%, bones 26%, and striated muscles 75%. What is striated muscles? Those muscles which have very less quantity of fat. Acts as lubricant in the joints and between the internal organs, regulates the body temperature, serves as a medium in which the nutrients, enzymes, and other chemical compounds are dispersed and dissolved. It is a medium in which intracellular chemical reactions take place. It participates in chemical reactions, especially in the hydrolytic one, acts as transport medium for carrying nutrients to cell and removing waste from the body. Nature of water in foods, that's quite interesting and quite obvious that we will discuss the nature of water in foods. Water exists in foods as free, chemically and physically bound water. Free water is a very easy example is tomato. Whenever you break the tomato, slice the tomato, the water uh, get out from that. Free water as found in the tomato and orange juice is available for chemical and biochemical as well as for the use by the microorganism. The water can be frozen or removed from the food system. Okay, in physically bound water, the forces involved are of the physical nature, as in the case when water is strongly absorbed on the surfaces of macromolecules such as proteins, starches, and cellulose. It's very examples are fruits and veggies, particularly the vegetables. When we press them, water squeezes out of them. तो उसमें जो है वो तकरीबन फिजिकल फोर्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है उन पे, ठीक है। वो थोड़ा होता है फिजिकली एब्जॉर्ब्ड वाटर या एब्जॉर्ब्ड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर की एग्जांपल है बच्चों कि जैसे chemically bound water involve the chemical linkages of water molecules to various foods. Constituents such as carbohydrate and salts as a water of hydration. एक तो water of hydration होता है, दूसरा होता है जैसे आप कभी लिखे ना ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, उसमें जो H और O है वो दोनों इन दी रेशियो ऑफ वाटर है। बेसिकली उसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही हैं जो कार्बन के साथ अटैच होकर तो ग्लूकोज बनाई हुई है। दैट इज कॉल्ड एज, और जब उसको डिसोसिएट करते हैं तो रिजल्टेंटली हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट इज केमिकली बाउंड वाटर, जिसको जो है ब्रेक करने के लिए टू मच फोर्स चाहिए, टू मच एनर्जी चाहिए। सच वाटर इज डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग ड्राइंग एंड मे नॉट सेपरेट ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ठीक है। द बाउंड वाटर प्रोवाइड्स रिड्यूस्ड, जो बाउंड वाटर होता है वो केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता और जिसके नतीजे में जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम होती है। स्टेबिलिटी ऑफ फूड इंक्रीजेज विद लोअरिंग, जितना कम पानी होगा आइदर वो फिजिकली बाउंड हो आइदर वो केमिकली बाउंड हो, लेकिन वो फ्री वाटर ना हो। ओनली फ्री वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रोबियल एक्शंस। फ्री वाटर जितना कम होगा हमारा फूड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे वाटर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, नेचर ऑफ फूड डिस्पर्शंस और कोलाइडल्स और रोल ऑफ वाटर इन फूड वाटर एक्टिविटी, ये हम सारे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड आई होप के जो है वो यू विल पुट क्वेश्चंस in the comment bar so that I can answer them. Thank you very much.